आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले एक सीसीटीवी तस्वीर आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर 21 मई की है और यह तस्वीर शिलांग की है, मेघालय की राजधानी। ये वही तारीख थी 21 मई जब राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी शिलांग पहुंचे थे। रात हो गई थी। रात को वो एक होटल में चेक इन करते हैं और ये तस्वीर उसी चेक इन के वक्त की है। ये जो दो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक राजा रघुवंशी हैं और दूसरी है सोनम। ये शायद इन दोनों की आखिरी तस्वीर है जो शिलांग से आई। इस होटल में चेक इन करने के बाद अगले ही दिन वो इस होटल से चेकआउट कर जाते हैं और फिर इसके बाद पहुंचते हैं चेरापूंजी। चेरापूंजी में वो एक होम स्टे में कमरा लेते हैं और वहीं रुकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट डे यानी कि 23 मई को वो उस होम स्टे से भी चेकआउट कर लेते हैं। अब उन्हें एक नई जगह जाना था, लेकिन उसके बाद उसी दोपहर करीब 2 बजे 23 मई को दोनों का मोबाइल बंद हो जाता है और फिर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं होता। करीब 10 दिन के बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश चेरापूंजी में एक खाई से मिलती है, लेकिन सोनम का अब भी कोई सुराग नहीं है। सोनम कहाँ है पता नहीं। 60 से ज़्यादा लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआईटी, लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो सारे लगे हुए हैं, लेकिन ख़राब मौसम, लगातार हो रही बारिश और विजिबिलिटी कम होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बीच राजा रघुवंशी की लाश जिसका पोस्टमार्टम हुआ, ट्यूसडे की रात पोस्टमार्टम के बाद उनके भाई राजा और सोनम के भाई पहुंचे थे वहाँ पर, तो उनके भाई को यह लाश उनकी सौंप दी गई और फिर वो लाश लेकर कल यानी वेडनेसडे को इंदौर पहुंचे। शाम को इंदौर जब वो पहुंचे तो डेड बॉडी घर ले जाई गई। हालांकि ये लोग 23 से ही लापता थे, दोनों पति पत्नी। 2 जून को लाश मिल चुकी थी, यानी कि ये पता हो चुका था कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई है। लेकिन राजा रघुवंशी के माँ बाप को ये खबर नहीं दी गई थी। उनके भाइयों को पता था, कुछ रिश्तेदारों को पता था। घर के अंदर मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़ चैनल, अखबार, कोई भी चीज़ नहीं जा रही थी ताकि माँ बाप को पता ना चले। उसकी वजह यह है कि राजा रघुवंशी के पिता को कुछ दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था और माँ रो रो कर बेहाल थी। इसीलिए राजा की मौत की खबर उनसे छुपाई गई। लेकिन अब कल चूँकि बॉडी पहुँच चुकी थी इंदौर, छुपाना मुश्किल था, अंतिम संस्कार करना था। और तब पहली बार माँ बाप को पता चला कि राजा रघुवंशी की मौत हो गई है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। फिर शाम को ही राजा रघुवंशी की लाश अंतिम यात्रा के लिए उस घर से निकली जिस घर से सिर्फ 25 दिन पहले उनकी बारात निकली थी। तो 25 दिन पहले जिस घर से बारात निकली, 25 दिन बाद उसी की अर्थी उठ रही थी। अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंदौर में लोगों ने मांग की है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। खुद राजा रघुवंशी के भाई ने यह स्टेटमेंट दिया है कि एक रात पहले सपने में राजा रघुवंशी आए और उन्होंने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, बल्कि मुझे मारा गया है। तो उन्होंने भी सीबीआई जांच की मांग की है। अब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी लेकर उनके भाई इंदौर पहुंच गए, लेकिन सोनम के भाई अब भी मेघालय में हैं, क्योंकि उनकी बहन सोनम का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। तो एक लाश पहुंच चुकी, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन पत्नी की अब भी कोई खोज खबर नहीं है। जिस जगह 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी, उसी एरिया के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त जो मेघालय की पुलिस है, एसआईटी टीम जो बनाई गई इस केस के लिए, जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है और ट्रैकिंग के जो माहिर लोग हैं, क्योंकि खाई में उतर उतर कर ढूंढा जा रहा है, तो तलाश जारी है। लेकिन चेरापूंजी आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होने के मामले में नंबर 2 पर आता है। पहले कभी 1 हुआ करता था। तो बारिश, खाई, पहाड़, जंगल, मौसम साफ नहीं, विजिबिलिटी बिल्कुल भी कम, ऐसे में बड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। लगभग 13 दिन हो गए, बल्कि 14 दिन सोनम को गायब हुए। इस दौरान एक और जानकारी इस वक्त सामने आई है। वो जानकारी ये है कि 8 मई को इसी मेघालय में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने एक एडवाइजरी जारी की थी और इस एडवाइजरी में ये कहा गया था कि जिस जगह पर ये चेरापूंजी और जहाँ से ये लोग ठहरे थे,
राजा रघुवंशी और सोनम, वहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर इंटरनेशनल बॉर्डर है जो बांग्लादेश से लगता है। करीब 40 किलोमीटर फैला हुआ ये बॉर्डर है भारत बांग्लादेश का, और इन 40 किलोमीटर में कोई फेंसिंग नहीं है, कोई तार बाड़े नहीं है, खुला हुआ ये बॉर्डर है। और एग्जैक्ट 22 किलोमीटर है जहाँ पर राजा और ये जिस मानहा स्टे होम में ठहरे थे वहाँ से, और जहाँ से लाश मिली थी लगभग वहाँ से भी 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर भारत और बांग्लादेश का ये बॉर्डर है जो 40 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कोई तारबंदी और ये सब चीज़ है नहीं। तो एडवाइजरी एक जारी हुई, ये ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है विवेक सीम नहीं, ये तो एसएसपी, जो डीएम है, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी 8 मई को, और कहा था कि उनके पास जो खबर ये है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो सकता है और कुछ बैड एलिमेंट्स क्रिमिनल बांग्लादेश से मेघालय में दाखिल हो सकते हैं और वो लूटपाट और क्राइम की नीयत से बॉर्डर पार करेंगे। लिहाजा इसको देखते हुए 8 मई से अगले 2 महीने तक इस पूरे इलाके में नाइट कर्फ्यू लगा होगा। यानी जब राजा हिंदुस्तानी और सोनम मेघालय पहुंचे तो उस एरिया में नाइट कर्फ्यू तब भी था कि आप रात को बाहर नहीं निकल सकते। अब बॉर्डर का करीब होना, जिस तरीके से सामान का गायब होना, पहले स्कूटी लावारिस मिलना, फिर बैग कहीं और मिलना, बॉडी कहीं और मिलना, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मेघालय की पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या ये किसी लोकल गैंग का हाथ है या फिर क्रॉस बॉर्डर का मामला है, क्योंकि हो सकता है इस बॉर्डर को क्रॉस करके बांग्लादेशी आए हों और शायद लूटपाट के इरादे से उन्होंने राजा को मार डाला। लेकिन राजा को मार डाला तो फिर उनकी पत्नी सोनम कहाँ है, ये सवाल का जवाब फिलहाल मिल नहीं रहा और पुलिस तलाश कर रही है। ये तो हुआ एक पहलू। दूसरा, इसी केस की तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि 23 मई को जब 2 बजे फ़ोन बंद हुआ था राजा और सोनम का, उसी दिन 1:30 बजे माँ से आखिरी बार बात की थी सोनम ने, यानी अपनी सास से। और सास से बातचीत के दौरान उसने एक लाइन कही थी कि जिस कैफ़े शॉप में वो है उसने कॉफ़ी पी, लेकिन कॉफ़ी बहुत बेकार थी, और ये ऑडियो रिकॉर्ड है। अब छानबीन में ये पता चला है कि उस दिन जिस कैफ़े में सोनम और राजा गए थे उसी दिन 23 की सुबह, तो वहाँ इसी कॉफ़ी को लेकर कैफ़े के स्टाफ के साथ उनका झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े के बाद कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, फिर वो वहाँ से चले गए। जब इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई तो अब पुलिस उस कैफ़े के लोगों से भी पूछताछ कर रही है कि क्या कहीं इस झगड़े का अंजाम तो नहीं था कि इन दोनों की गुमशुदगी या फिर एक मौत। जो लोकल क्रिमिनल है वहाँ के, क्योंकि ये जो इलाका चेरापूंजी का है, यहाँ पर लोकल क्रिमिनल की वजह से भी ये काफ़ी बदनाम इलाका है, तो जो लोकल क्रिमिनल हैं वहाँ के, उनसे भी एक एक कर पुलिस पूछताछ कर रही है कि 23 से लेकर उसके बाद तक कौन कौन सा ऐसा हिस्ट्री शीटर, कौन कौन सा ऐसा बदमाश वहाँ था, वहाँ उसकी मौजूदगी थी, या जिस लोकेशन पर हैं फ़ोन के ज़रिए उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और ये इसलिए भी है कि अभी इसी लास्ट अप्रैल में ही, मतलब 2 महीने पहले की बात है, एक हंगरी का एक नागरिक, वो भी यहीं घूमने गया था चेरापूंजी, उसका नाम था पुस्कास जोल्ट। ये भी उसी सोहरा में, सोहरा असल में चेरापूंजी के जो लोकल लोग हैं वो चेरापूंजी को सोहरा बुलाते हैं, तो वो वहीं पर सोहरा के आसपास था, यानी कि चेरापूंजी में पुस्कास जोल्ट जो हंगरी का सिटीजन था। और ये 29 मार्च को शिलोंग गया था, 29 मार्च को वहाँ पहुँचा और फिर वहाँ उसने एक होटल में चेक इन किया, फिर उसी रात इसने उस होटल से चेकआउट कर लिया था 29 मार्च को। फिर ये ट्रैकिंग करने के लिए निकल गया। इसके बाद से वो गायब। बाद में हंगरी एम्बेसी को नई दिल्ली में ये सूचना मिली उसके परिवार की तरफ से, तो परिवार की तरफ से पुस्कास जोल्ट के गायब होने की खबर नई दिल्ली में हंगरी एम्बेसी तक पहुंचती है। अब इसके बाद हंगरी एम्बेसी मेघालय की पुलिस को कांटेक्ट करता है, उसके बाद वैसे ही सर्च ऑपरेशन चलता है जैसा इस वक्त पहले राजा के लिए और अब सोनम के लिए चल रहा है। सर्च ऑपरेशन चला और आखिरकार 10 अप्रैल यानी लगभग 10-12 दिन के बाद जोसेल्ट की जो लाश है वो एक ऐसी सड़क के किनारे जो कम यूज़ करते थे लोग, क्योंकि वहाँ पे पास में खाई ज़्यादा है, खतरा है, खतरनाक है, संकरा सा सड़क है, तो वहाँ पर लावारिस हालत में पड़ी मिली। उस लाश की बरामदगी के बाद एम्बेसी को खबर दी गई और अभी तक ये लाश 29 बल्कि 10 अप्रैल को बरामद हुई थी। ये लाश अब भी उसी शिलोंग में रखी हुई सरकारी मुर्दाघर में, क्योंकि बॉडी को लेने के लिए कोई आया नहीं है और पुस्कास जोल्ट के सारे सामान गायब हैं।
तो ये जस्ट 2 महीने पहले हुआ था। तो इस तरह के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको पुलिस खास तौर पर खंगाल रही है। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन में एक रेनकोट मिला है, ये थोड़ा ओवर साइज है, XX। अब इस रेनकोट पर कुछ खून के निशान मिले और ये रेनकोट वहां मिला है जहां पर राजा की जो डेड बॉडी मिली उससे कुछ किलोमीटर दूर तलाशी के दौरान। तो रेनकोट मिलना और रेनकोट के ऊपर खून के कुछ धब्बे, तो पुलिस ने दिखाया फैमिली को कि आप पहचानिए, लेकिन फैमिली वालों ने उस रेनकोट को पहचानने से इनकार कर दिया। जो सोनम के भाई इस वक्त वहाँ हैं, उन्होंने कहा सोनम के पास ऐसा कोई रेनकोट नहीं था और वो भी ये ओवर साइज। लेकिन मेघालय पुलिस को ये लग रहा है कि जो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए चेरापूंजी, चूँकि सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, तो जो लोग आते हैं तो इतनी बारिश होती है कि उनको बाहर घूमने के लिए दिक्कत होती है, तो वहाँ रेनकोट काफ़ी बिकता भी है और कुछ लोग तो रेनकोट को रेंट पर देते हैं। जैसे आप किसी मनाली या कहीं और जाते हैं जब आप स्नो वाली जगह पर, तो वो बूट आपको किराए पर मिलता है चढ़ने के लिए, जूते बर्फ़ में चलने वाले। तो चेरापूंजी में रेनकोट भी रेंट पे मिलता है। तो एक डाउट ये भी है कि बहुत मुमकिन है कि सोनम या फिर राजा ने बारिश से बचने के लिए और बारिश में घूमने के लिए इस रेनकोट को खरीदा हो, जिसके बारे में उनके परिवार को कोई इल्म या जानकारी नहीं है। रेनकोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है ताकि जो ब्लड के उस पर नमूने मिले उससे DNA के जरिए पता किया जा सके कि इस रेनकोट और उस पर लगे खून के धब्बे किसके हैं। जिस जगह पर राजा रघुवंशी की लाश मिली थी उसके 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में दायरे में ही इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है और ख़ास तौर पर चूंकि राजा की लाश खाई में मिली इसीलिए उसी जगह पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जब तक कोई सुराग नहीं मिल जाता सोनम का तब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ आती जा रही हैं, लेकिन इस वक्त मेघालय पुलिस ने उन सारी कहानियों को खारिज किया और उनका कहना है कि उनका फोकस सिर्फ इस वक्त एक है और वो है सोनम को ढूंढना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पेड़ काटने वाली एक हथियार है जो वहाँ पर लोकल एक हथियार मिला था नया जिस पर खून के निशान थे। पुलिस को शक है कि शायद उससे राजा को मारा गया, लेकिन डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो ये तो तलाशी अभियान और बाकी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इस बीच में अब सोशल मीडिया पर आप देख रहे हो बहुत सारे कहानियों और रिश्तों को लेकर अलग अलग एंगल से जो आ रहा है सोनम और राजा की, तो वो सब अफवाहें हैं, झूठ है। असल में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी ये दोनों ही रघुवंशी बिरादरी से आते हैं। 3 महीने पहले इन्हीं के समाज ने राजा के लिए जब लड़का ढूंढना शुरू किया तो फिर सोनम रघुवंशी के बारे में पता चला। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले, परिवार में जब रजामंदी हुई तो फिर राजा और सोनम को मिलाया गया। दोनों तैयार हो गए, यानी अरेंज मैरिज थी लेकिन दोनों की रजामंदी थी राजा और सोनम की। इसके बाद 2.5 महीने पहले रोका हुआ। रोका होने के बाद शादी की तारीख तय हुई 11 मई और उसी तय तारीख पर 11 मई को शादी हुई। राजा रघुवंशी भी इंदौर के रहने वाले, वहीं पैदा वहीं परवरिश हुई। सोनम रघुवंशी भी इंदौर की रहने वाली। सोनम ने इंदौर के ही कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, राजा ने भी वहीं से ग्रेजुएशन किया। राजा के फैमिली कारोबार जो है वो टूर एंड ट्रैवल्स का है। उनकी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इंदौर के अलग अलग होटलों से या फिर अलग अलग ऑफिस पिक एंड ड्रॉप के लिए वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनका टूर एंड ट्रैवल्स गाड़ियों का काम है। जबकि जो सोनम है उनकी फैमिली का जो काम है वो प्लाईवुड का है, बिजनेसमैन। लेकिन उनके फादर को कुछ वक्त पहले लकवा मार गया था, तो अब जो सोनम के इकलौते भाई हैं वो इस कारोबार को देख रहे हैं। सोनम की एक बहन भी है और माँ और बाप हैं, और वो सही वही सोनम का भाई जिस वक्त कारोबार देख रहा है अभी मेघालय में अपनी बहन को ढूंढ रहा है। जबकि राजा रघुवंशी के परिवार में उनके माँ और पिता के अलावा 2 और भाई हैं और दोनों शादीशुदा हैं, दोनों की पत्नियां भी हैं। तो ये पूरा परिवार रहा। तो 11 मई को शादी हुई। शादी के बाद इन दोनों का यही था कि शादी से पहले बल्कि ये तय हुआ था कि शादी के बाद हनीमून के लिए दोनों कश्मीर जाएंगे, और कश्मीर में भी पहलगाम और गुलमर्ग ये सारा इनकी लिस्ट में था। लेकिन 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया हमला, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव, फिर ऑपरेशन सिंदूर, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। तो फिर घर वालों ने कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, तुम मत जाओ। तो इसीलिए ये दोनों कश्मीर नहीं गए। फिर ये हुआ कि असम जाएंगे, कामाख्या मंदिर का दर्शन भी करना था उन्हें, और फिर वहाँ से ये लोग मेघालय पहुँच गए थे। अगर 22 अप्रैल पहलगाम ना हुआ होता तो शायद राजा रघुवंशी और सोनम इस वक्त कश्मीर में होते। लेकिन
लिखा कुछ और था। अब पुलिस जिस एंगल से जांच कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया, ये इसलिए बताया दोनों की फैमिली और शादी और रोका, क्योंकि ये दोनों परिवार की मर्जी से, इनके समाज की मर्जी से शादी हुई और इन दोनों के बीच में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। और इस वक्त सोनम की तलाश ज़रूरी है। लेकिन हाँ, जिस इलाके में ये लोग गए वहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी डरावनी है। उसकी वजह ये है कि जिस मेघालय में राजा और सोनम गए, अगर इसकी हम पॉपुलेशन की बात करें तो 34 लाख टोटल आबादी है, 34 लाख। छोटा सा है क्योंकि पहाड़ और जंगल ज़्यादा है। तो 2025 के एक डेटा के हिसाब से मेघालय की आबादी 34 लाख है। और यहाँ ये वो स्टेट है जिसमें मेल और फीमेल का रेशो एकदम 50-50% है। यानी इन 34 लाख में 17 लाख पुरुष हैं तो 17 लाख महिला हैं, बराबरी है। और अगर आप रैंकिंग के हिसाब से देखें पॉपुलेशन में, इंडिया के जितने भी हमारे स्टेट हैं, हम 140 करोड़ में, तो 22वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज मेघालय, क्योंकि सिर्फ 34 लाख की जनसंख्या है। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से बेशक 22वें नंबर पर हो, आबादी बेशक सिर्फ 34 लाख हो, लेकिन अगर क्राइम रेट के हिसाब से आप जाएंगे तो एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 का एक डेटा आया है जिसमें क्राइम के मामले में मेघालय की रैंकिंग नंबर 4 है। अब आप सोचिए, 22वें नंबर पर पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 34 लाख की आबादी है, लेकिन क्राइम के हिसाब से नंबर 4 पे है। एनसीआरबी का डेटा है ये। 5.1% बल्कि 1 पर कैपिटा के हिसाब से, मतलब हर 5वां इंसान उसके ऊपर कोई ना कोई क्राइम के केस है। यहाँ पर दिल्ली जैसा क्राइम वाला एरिया जो बदनाम है दिल्ली, वो उसके बाद आता है मेघालय के। और क्राइम में देश में नंबर 1 तो आपको पता ही है यूपी है। उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा, 25 करोड़, यहाँ 34 लाख। लेकिन ये वाले डेटा से ज़्यादा जो दूसरा आंकड़ा डराने वाला है, 2023 की लास्ट रिपोर्ट है, वो ये है कि 2023 में मेघालय में कुल 6 ऐसे मामले आए थे जिसमें किसी फीमेल को किडनैप किया गया। महिलाओं के किडनैपिंग के मामले सिर्फ इस मेघालय में, जिसकी आबादी 34 लाख है। शादी के लिए महिलाओं को किडनैप करने के 2023 में 6 मामले थे मेघालय में। रेप के 2023 में कुल 66 मामले थे इस मेघालय में। गुस्सा या बदला लेने के लिए महिलाओं को मारने के 51 केस दर्ज हुए थे 2023 में। 150 बच्चों को किडनैपिंग के अलग अलग मामले भी 2023 में एनसीआरबी के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ दर्ज हुए थे। तो अगर आप क्राइम के हिसाब से जाएं तो ये आंकड़े डराने वाले हैं। अब पुलिस के सामने सोनम को ढूंढने या राजा की कत्ल मौत के पीछे की जो थ्योरी बेसिक आ रही है, नंबर 1, जो खुद, हालांकि पुलिस कह रही है हर एंगल से मामले की जांच करी, लेकिन जो पहला है वो ये है कि ये लूटपाट के इरादे से शायद कत्ल किया गया है, क्योंकि काफ़ी महंगे अंगूठी, चेन, ब्रेसलेट राजा रघुवंशी ने पहने हुए थे और वो सारे गायब थे। उसी तरीके से सोनम ने भी काफ़ी गहने पहने हुए थे, शादी हुई थी, हनीमून पर गए थे, तो वो गायब हैं। तो पुलिस का जो पहला है लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो है कि कहीं ये रॉबरी या लूटपाट की वजह से तो नहीं हुआ। दूसरा है कि कहीं अचानक ये किसी ऐसे गैंग का इनसे सामना हो गया और कुछ बात हुई और फिर कुछ हुआ। तीसरा है कि कोई झगड़ा तो नहीं हुआ, जैसे उस एंगल से कैफे वाले मामले से भी जांच कर रहे हैं। चौथा ये कि कहीं क्रॉस बॉर्डर का केस तो नहीं हुआ कि ये लोग क्रॉस बॉर्डर करके, चूंकि रात को कर्फ्यू है और वैसे भी एडवाइजरी जारी है, पुलिस के इनपुट है कि बांग्लादेशी यहाँ लूटपाट के इरादे से या वायलेंस के इरादे से घुस सकते हैं, बाकायदा रिटर्न में एडवाइजरी है। तो एक वो भी एंगल हो सकता है। तो फिलहाल मेन ये 4 ऐसी थ्योरी है जिसके ऊपर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मेघालय पुलिस। उन्होंने इसी के लिए एक एसआईटी टीम बनाई है, स्पेशल टीम, जो इस वक्त जांच कर रही है। अब ये जांच दोनों तरीके से है, एक राजा की मौत और दूसरी सोनम की गुमशुदगी। तो दुआ यही है कि सोनम का पता जल्द से जल्द मिले और दुआ ये भी है कि सोनम सही सलामत मिले। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा, जो भी इस केस में नई जानकारी आएगी आप तक, पूरी क्राइम तक टीम लगातार इसकी खबर पे लगी हुई है, तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आदित्य तिवारी, इनका बर्थडे है। आदित्य तिवारी हमारे यहाँ बाइकर के नाम से जाने जाते हैं और ये क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं। हमारे वीडियो एडिटर हैं, आप बहुत सारे जो
खबरें देखते हैं क्राइम तक पर, तो वो वही एडिट करते हैं। बहुत होनहार हैं, मुंबई के रहने वाले हैं, बाइक का शौक़ है, दिल्ली से गोवा तक ये बाइक पे ही बैठकर निकल लेते हैं। आसपास को तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, ये उत्तराखंड और बाकी जगह जो शख्स बाइक पे मुंबई और गोवा जा सकता है, फिर उसके बारे में क्या कहें। लेकिन खैर बहुत अच्छा लड़का है और मेहनती भी है, टैलेंटेड भी है। और हमारी टीम की जब भी पार्टी होती तो उस पार्टी की ये जान भी है उनमें से एक चिराग गोटी तो है ही है, एक आदित्य तिवारी उर्फ आदि। हैप्पी बर्थडे आदि, हमेशा अच्छे रहो, तुम खुश रहो। एंड तारा तिवारी जी एंड पीएन तिवारी जी, आप दोनों को भी बधाई आदित्य के जन्मदिन के लिए। तो तारा तिवारी जी और पीएन तिवारी जी आदि के पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं। हैप्पी बर्थडे आदि। इसके अलावा आज गौरव त्यागी, इनका भी बर्थडे है। गौरव त्यागी साहब भी हमारे वीडियो एडिटर हैं और हमारे एचओडी यानी कि अमित सिंह उन्हीं की टीम में है। तो आज हमारे एचओडी अमित सिंह की टीम के दो लोगों का बर्थडे, आदित्य तिवारी और फिर गौरव त्यागी जी। गौरव त्यागी जी ने आज चाय भी पिलाई और बिस्किट भी खिलाई है। तो हैप्पी बर्थडे गौरव भाई, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा अभिलाषा रघुवंशी, आज अभिलाषा का भी बर्थडे। हमारा बहुत पुराना, मतलब बरसों हो गया तो अभिलाषा को, तो छोटी से बड़ी हो गई है। तो अभिलाषा हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग टीम में है और श्वेता सिंह के साथ काम करती हैं। तो हैप्पी बर्थडे अभिलाषा, हमेशा आप अच्छी रहो, खुश रहो और जैसी एनर्जेटिक आप हमेशा रहती हो। जब भी मिलते हैं कभी मैंने अभिलाषा को मतलब थका हुआ या फिर उदास इस तरीके से नहीं देखा, हमेशा काम का जुनून, पैशन। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी बर्थडे अभिलाषा, हमेशा अच्छी रहो आप। इसके अलावा आज शुभांशी श्रीवास्तव, इनका भी जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे शुभांशी। और ये भेजा है निहारिका एंड आराध्य एंड आविक, इन तीनों ने। तो शुभांशी, आपको जन्मदिन की बधाई, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। इसके अलावा गुंजन सानू सरन, इनका भी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे गुंजन, आप हमेशा अच्छी रहें। और ये भेजा अशोक बिश्नोई जी ने है। इसके अलावा शिवांगी श्रीवास्तव, कल भूल गया था मैं, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शिवांगी। और श्री ने भेजा है, तो गलती हो गई थी कल मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें शिवांगी, यही दुआ है। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक प्रोमो मार दीजिए सर।